हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विद्या नीट अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और मैं आपको बता दूं कि ट्यूसडे से हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार थॉरो कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है अगर आप 2025 की तैयारी में लगे हुए हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टारगेट है बायोलॉजी में वो 360 में 360 है। और अगर 360 आपको लाना है तो सीधी सी बात यह है कि आपके लिए क्या लेस इंपॉर्टेंट, क्या मोर इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पर बात यह है कि अगर कोई चैप्टर बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे हमें जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए और उसकी तैयारी अच्छी बना लेनी चाहिए। तो आज हम यूनिट वाइज वेटेज, हर चैप्टर वाइज वेटेज, कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या संभावनाएं हैं, वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पीवाईक्यूज मैंने देखे, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और भी पुराने पीवाईक्यूज जब मैंने देखे तो ये एनालिसिस किया कि कौन से जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे ज्यादा आने वाला है। देखो, जब भी हम तुक्का लगाते हैं तो एक आध क्वेश्चन में तो हम तुक्का लगा सकते हैं बच्चों, पर अगर आप बोलो कि हर क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तब समस्या हो जाएगी। अगर कोई चैप्टर आपको 5 सवाल देके जाने वाला है और अगर आप सोचते हैं कि 5 सवाल में तुक्का लगा दें तो भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो पढ़ के जाता है ना। तुक्का आप एक में लगा सकते हो पर 5 में नहीं लगा सकते। तो आज ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ट्यूसडे से हमारी क्लास शुरू होने वाली है, उससे पहले मैं सारी चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूं कि हम क्यों वो यूनिट को, क्यों वो चैप्टर उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसको तो जानते ही होंगे इनको आप, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये ब्लैंक पेजेस क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको पहले चैप्टर वाइज बताती हूँ, लास्ट में यूनिट वाइज भी बताऊंगी। सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन देखो एक आने की संभावना है और नहीं भी आ सकता है। जो पार्ट आपको देगा क्वेश्चन वो है नॉमेनक्लेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ पे। बेसिकली नेमिंग वेमिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और एक ही आएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यूज है जो आ चुके हैं, ठीक है, जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम आ चुका है और उसके बाद हाउस फ्लाई किस फैमिली को बिलोंग करती है, बताना कमेंट सेक्शन में किस फैमिली को, ठीक है, आंसर लिखा हुआ है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो 11th की पहली यूनिट है उसमें अगर आप चारों चैप्टर में से पूछो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बढ़िया चैप्टर है, शानदार चैप्टर है और अच्छे सवाल, 3 से 4 सवाल आपको देके जाता है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंजाई, फंजाई में से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बॉडी, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे जरूर क्वेश्चन आता है। और फंजाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंजाई की जो क्लासेस है बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, इन पर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये देखिए कि ये वाले फंजाई पे देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफाई द फंजाई विच इज डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमंग द फॉलोइंग। तो ये आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया पे आ चुका है, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 है जो आपको तगड़े करके जाना है, ठीक है। और रही बात प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ का जो मलेरिया वाला पार्ट है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब दुनियादारी हम लोगों को जो है वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में आपका प्रोटोजोन्स डिजीज वगैरह सब कुछ कवर हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो किसी वेक्टर के द्वारा कैरी किए जाते हैं, जैसे कि अमीबियासिस हो गया, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, तो वो हम हेल्थ एंड डिजीज में कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 से 4 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो एवरेज 1 + -1 करके चलना, ठीक है। और इसमें जो है ये ज्यादातर क्वेश्चन एल्गी में से पूछे जाते हैं, ठीक है। एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्गी से क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, ठीक है। और देखो हाइड्रोकोलाइट कैराजीन ऑब्टेन्ड आया है क्वेश्चन, ये मैंने आपको पीवाईक्यू लगाए हैं ताकि आप देख लो कि जो मैं टॉपिक बता रही हूं वो हवा में तीर नहीं चल रहा है, वो टॉपिक्स आ चुके हैं, उसी टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के साथ समस्या पता है क्या है कि आप ना एनिमल किंगडम को बहुत भारी तरीके से ले लेते हो। सबसे पहली बात ना, ये जो कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं बहुत मोटे मोटे, एनिमल किंगडम के लिए तो डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं। और जब मैं भी बहुत पहले पढ़ाया करती थी ऑफलाइन में तो मैं भी एनिमल किंगडम कम से कम 1 महीने पढ़ाती थी, पर अब जरूरत नहीं है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, एनसीईआरटी के कंसेप्ट आएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आ गया ना तो आप क्लेम भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या आता है बेटा, जो आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, समझ रहे हैं। सिमेट्री का मतलब यहां पर है बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना बच्चों, इस पर से एनिमल किंगडम में जरूर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब मेरे को पीपीटी में लिखने की इतनी वो नहीं, मैं पीडीएफ पे लिखती हूँ। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और
आपको ना मतलब एनिमल किंगडम में मैं आपको क्या बताऊं, आपको क्या याद रखना है, जैसे कि यूनिक फीचर आपको हर जो है फाइलम के याद रख रहे हैं। वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, सूडोपोडिया या ट्यूब फिट किस में पाए जाते हैं, है ना। और क्या है, बहुत सारे, जैसे फ्लैट बॉडी किसकी होती है, राउंड बॉडी किसकी होती है। तो ये सब चीजें जो होते हैं ये यूनिक फीचर है जो आपको आने चाहिए। और भूल ना जाना साथ निभाना साथिया, दैट इज एग्जाम्पल्स। और मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल्स में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल्स में से आते हैं जैसे कि यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर आपसे पूछा गया है जो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से ना एनिमल किंगडम में से एक बहुत आता है कि आपको ना 3 ऑर्गेनिज्म या 4 ऑर्गेनिज्म दे दिए जाएंगे और आपको ना फाइलम चूज करने दिया जाएगा कि बताइए कि कौन से मेंबर जो है वो इस फाइलम के हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब बच्चे जो होते हैं ना वो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये 2 चैप्टर उनको बहुत ही खतरनाक लगती है क्योंकि इसमें भर भर के एग्जाम्पल है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और प्लेसेंटेशन, प्लांट फैमिलीज, एस्टिवेशन, रूट, स्टेम एंड लीफ, इसकी मॉर्फोलॉजी पे क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ रूट पे आता है, उसके एग्जाम्पल्स पे आता है ना। एस्टिवेशन पे, प्लेसेंटेशन पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। प्लेसेंटेशन को लर्न करने के आपके बहुत शानदार तरीके में आपको बताऊंगी, ठीक है, रट्टे बजवाऊंगी। उसके बाद जो है प्लांट फैमिलीज पे क्वेश्चन आता है, कुछ नई फैमिलीज भी ऐड हुई है उनको आपको देख के जाना है। पर जो चीज ऐड हुई है उसके लिए आपको 2-2 घंटे के लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, कि देख रहे हैं प्लांट फैमिलीज 2-3 फैमिली ऐड हुई उसी में जान दिए जा रहे हैं। और लास्ट टाइम जो ऐड हुई उसमें से आया भी नहीं है, जो भी टॉपिक्स ऐड हुए ना उनमें से क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं है, ठीक है। जैसे कि कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन आपको बताना है, ठीक है। रूट जो कि बेस ऑफ स्टेम से राइज होती है ये बताना है। जैसे फेबेसी फैमिली के बारे में आपसे पूछा गया है तो फैमिलीज हो गया, एस्टिवेशन हो गया, प्लेसेंटेशन हो गया। एक्चुअली मॉर्फोलॉजी जो है ना वो पूरा एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है। तुम्हें लगता है या नहीं लगता है, पूरा एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर। उसके अगर आपको एग्जाम्पल बन गए, टाइप्स बन गए, प्लेसेंटेशन के, एस्टिवेशन के टाइप बन गए तो आप वो चैप्टर निकाल ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपको पता ही है ना, लीफ की एनाटॉमी, रूट की एनाटॉमी और स्टेम की एनाटॉमी, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों ही आने चाहिए। कुल मिला के चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर भी आना चाहिए क्योंकि सब में छोटा छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। जिसमें किसमें बंडल शीट फैले हुए हैं, किसमें अरेंज है, किसमें कॉन्सेंट्रिक है, किसमें रेडियल है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पॉलीआर कंडीशन, एंडार्च, एक्सार्च कंडीशन, ये पूरा भाई ये पूरा चैप्टर में सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये ना जो है डंबल शेप की जो सेल्स होती है, बुलीफॉर्म सेल्स, ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, ये सब बहुत स्पेशल क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए। ग्रास में कैसे स्टोमेटा होते हैं, ये सब बड़ा ही पॉपुलर सवाल है इनके, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। अभी मैं आपको 11th की यूनिट बताऊंगी, यूनिट वाइज कितना वेटेज है। अगर सेल वाली यूनिट में आप देखोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है सेल और बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के साथ सबसे अच्छी बात है कि वो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो। और बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन आप बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शंस में देखोगे, तो आप घबराना मत क्योंकि कॉमन ही चैप्टर होता है, ठीक है बच्चे। तो देखो चैप्टर का नेम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एवरेज क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ना मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, है ना। सेल वाले में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। पर अगर आप मेरी मानो, वैसे तो आपको सब कुछ ही पढ़ना है, पर सेल में ना सेल और बायोमोलिक्यूल्स ये 2 बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टॉपिक है बच्चों। अगर तुम इसको भी छोड़ के चले गए हो तो तुम एग्जाम देने जाओ ही मत, है ना। तुम बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल, इन चैप्टर को अगर छोड़ दियो तो तुम काहे के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, मत दो। बढ़िया घर में बैठो आराम से, हलवा पूड़ी खाओ, मजे उड़ाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पूछा गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में ना एंजाइम से बहुत क्वेश्चन आता है यार, एंजाइम एक्शन पे, है ना। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, Km वैल्यू क्या होती है। ग्राफ्स पे क्वेश्चन आता है, ग्राफ्स आपको 4 टाइप के दे दिए जाएंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा करेक्ट ग्राफ बताइए। तो एंजाइम से क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 2 है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल बायोमोलिक्यूल से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और ये दोनों सेक्शन में पूछा जाता है ना। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये जो सवाल है दोनों सेक्शन में 2+2 भी हो सकता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। 2+1 भी हो सकता है, पर 2 से ज्यादा सवाल इस बार आएंगे। तो ये इसका वेटेज जो है ये अच्छा खासा है, याद रखिएगा। तो अगर मैं आपको वेटेज वाइज भी बताऊंगी, ठीक है। डन। ये एंजाइम पे देखो लेसिथीन पे क्वेश्चन, तुमको पता है लेसिथीन पे जब मैं पीएमटी दे रही थी, AIPMT, तो मेरे में भी लेसिथीन आया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि लेसिथीन क्या होता है। ये क्वेश्चन मेरे में भी तब भी आया था।
फिर आते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन 2, ठीक है। तो अगर आप यूनिट की वाइज करो तो 2 से ये हो गया, 2 3 इसके हो गए तो 5 हो गया, और है ना 5 4 9। अगर आपको कोई यूनिट 7 से 8 सवाल दे के जा रही है तो आप सोच लो कि यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो है ना प्लांट फिजियो की यूनिट, ये मुझे थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट लगती है, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बच्चों वो है ये, ठीक है। बताती हूँ, वो है ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वाला जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मान लो तुम कि इसमें से जो हार्मोन वाला पार्ट है उससे सवाल आएगा। ये तुम लिख लो कहीं पे, है ना, कहीं पे लिख लो, फिर बताना शिप्रा मैम सही बोल रही थी, ठीक है। तो आप कहीं पे लिख लीजिए कि हार्मोन वाले सवाल आपको आएंगे ही आएंगे, इसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसमें आप सबसे अधिक फंसते हैं ना इसमें रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, और क्योंकि इसके साइकिल्स आपको याद नहीं होते हैं, है ना। तो आपको आता है एटीपी कैलकुलेशन कितने हुए, है ना, एनएडीपीएच कैलकुलेशन कितने हुए, प्रोडक्ट्स, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है ये पूछा जाता है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप सोचो ना कि साइकिल पूछा जाएगा कि ये स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, तो ये नहीं होता। ये स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है ये नहीं होता है। आपको कैलकुलेटिव तरीके से याद होना चाहिए कि आपको बताना है कि हाउ मेनी डीकार्बोक्सिलेशन अकर होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, तो आपको बताना पड़ेगा ये, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, रट्टाफिकेशन मत करो, समझे ना। रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करिए इन साइकिल्स का कि इसके बाद क्या आता है ना। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कितने एटीपी बने, कितने एनएडीपीएच बने, इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से एंजाइम है, और आपको याद रखना है डीकार्बोक्सिलेशन किस में हुआ, किस किस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, किस स्टेप में एटीपी यूज हुई, किस स्टेप में एटीपी बनी, ये याद करना होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप क्या याद करने लगते हैं, लाइफ साइकिल याद करने लगे। अब बात सही भी है, मैम एंजाइम कैसे याद रहेगा अगर हमें साइकिल नहीं याद रहेगा। पर ज्यादा जान झोंकने से अच्छा, उसको रटने से अच्छा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए कि कौन कौन से एंजाइम किस स्टेप पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ह्यूमन फिजियो। अगर मुझसे पूछो कि ह्यूमन फिजियो में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, ठीक है। अब पहला इसका जो चैप्टर है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 2 से 3 सवाल देके जाता है। मैकेनिज्म ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट, इवन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे भी सवाल आ सकता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम्स है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इस पर क्वेश्चन आता है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आएगा आपका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। हार्ट से थोड़े कम सवाल आते हैं क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है कहानी, ठीक है। 2 से 3 सवाल ये भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, बेटा काउंटर करंट सिस्टम पे आता है। काउंटर करंट सिस्टम पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रेगुलेशन के में भी जो है आपको उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेफ्रॉन पार्ट्स इन्फेक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, 2 से 3 सवाल देता है। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना इस बार मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर करंट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हालांकि पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि मैंने बहुत सालों के पेपर में देखा कि काउंटर करंट से सवाल उतने आए नहीं, बट फिर भी इसको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है लर्न करने के उससे, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। क्योंकि अगर आपको काउंटर करंट नहीं आएगा, है ना, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे, या आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम आप नहीं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं बनेगा तो आप काउंटर करंट नहीं सीख सकते। तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए तभी आप काउंटर करंट सीख पाएंगे। अगर आप काउंटर करंट सीख पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किडनी कैसे यूरिन को रेगुलेट करती है, तब आपको रास सिस्टम भी समझ में आएगा। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ओके। एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि, है ना। अच्छा, ये भी बहुत पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब देखने में बहुत सरल लगता है कि अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, यूरिया निकालता है तो क्या कहते हैं। तो आप ये समझो कि हर सवाल जो है वो बहुत भयंकर नहीं आता है, कुछ सवाल 1 वर्ड भी होते हैं। तो 1 वर्ड में क्या पूछेंगे, यही सवाल 1 वर्ड में आते हैं, और ये आए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये देखिए डायबिटीज मेलाइटिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 1-2 पे आता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आता है। डिसऑर्डर, और याद रखना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में भूल ना जाना, साथ निभाना साथी, या डिसऑर्डर पे भगवान के लिए क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्योंकि डिसऑर्डर पे नहीं पढ़ोगे खेल खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक्शन पोटेंशियल मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इस पर क्वेश्चन आता है। नर्व कंडक्शन पे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन किस पे बात करते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भगवान के लिए सब कुछ पढ़ के जाओ, मैं नहीं बताऊंगी कि ये क्या है, सब पढ़ के जाना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियो को, इसमें से बहुत सारे सवाल, मतलब 3 से 4 सवाल देके जाता है ये, ठीक है। तो ये हुआ 11th, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज, है ना बच्चे, अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज जो है तो क्या है कहानी हमारी, तो आओ एक बार ना यूनिट वाइज तुमको बताती हूँ। कहाँ है अपन लोग यार, कहाँ पर हम लोग,
तो यूनिट वाइज अगर हम बात करें कि हमारा जो कहानी है वो कैसी चल रही है, तो आओ उसको समझते हैं, है ना। मेरे पास पेज था, एक प्लेन पेज था, उस पर लिखना चाहती हूं मैं। तो 11th की यूनिट वाइज वेटेज का वो भी बता देती हूं मैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए पर घबराना नहीं, साथ निभाना साथिया बच्चों, ठीक है, प्लीज याद रखना। और अगर आप चाहें तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, बिल्कुल भी वो करने की जरूरत नहीं। मैं सारी चीजें जो है वो अपने आईपैड पे लिख के चलती हूँ, है ना। कुछ चीजें तुम्हें बताती हूँ, कुछ चीजें तुम्हें नहीं बताती हूँ। तो 11th की जो पहली यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जो वेटेज है 11%। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो वेटेज है वो है बच्चों 7%। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका जो वेटेज है वो है 8%। प्लांट फिजियो, सोचो प्लांट फिजियो में कितने चैप्टर हैं, उसका वेटेज है 7%। और 11th में ह्यूमन फिजियो का सबसे अधिक वेटेज है और वो है बच्चों 18%। ठीक है, तो 11th में ये वेटेज आपका चलेगा। डन है। तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी होगी 11th की में, कि ह्यूमन फिजियो। पर समस्या ये है कि चैप्टर बहुत ज्यादा है उसमें, तो अगर वेटेज 18% भी हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, है ना। अब आ जाओ भाई 12th के बारे में, ठीक है। हाँ मैम, अब हमें 12th के बारे में बता ही दो, आ जाओ। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन से एरिया में से चैप्टर, देखो मैं आपको बता दूं 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मान ले 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने 50 टॉपिक तो बता दिए, पर चैप्टर वाइज भी आपको बता दिया कि इस चैप्टर पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 सवाल देता है ना। पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, सीड कैसे बना, कौन से टाइप का फ्रूट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देख लीजिए, है ना, टैसल्स, कॉर्नकॉर्प, ठीक है, एंडोस्पर्म आया क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 से 4 सवाल, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, अगर आप देख रहे हो तो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सभी तो है ना। तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है भाई, 3 से 4 सवाल देके जाएगा। ओके, तो देख लीजिए आप इसमें, है ना। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट है ना, प्रेगनेंसी के समय कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा है, ये छोटा सा चैप्टर है बच्चों, और 2 सवाल देके जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भूल मत जाइएगा, क्योंकि पूरे कहानी का हीरो यही है। और याद रखना है कि जब भी हम कोई पेपर देने जाते हैं, तो चाहे सीबीएसई हो, एनटी हो, एनएमसी हो, इन सब का पता है क्या है इस समय, ये वैसे सवाल आप देने लगेंगे जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करे, आपका दिमाग खोले, समाज के प्रति आपके वेलफेयर को बताए, है ना। तो घिसा पिटा रट्टाफिकेशन सवाल अब नहीं आएंगे, अब वो सवाल आएंगे जिस पर आपका दिमाग लगे, जो सही में समाज के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो देखो गिफ्ट पे आया है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पे आया है ना। ओके, चलो अब आते हैं जेनेटिक्स। सबका बाप है जेनेटिक्स वाली यूनिट, ठीक है बच्चे। तो ये बात याद रखिए कि सबका बाप है बच्चों क्या, जेनेटिक्स की यूनिट बच्चों। जेनेटिक्स इज सो डैम इंपॉर्टेंट यूनिट, मतलब आप कुछ पढ़ के जा रहे हो, कुछ मत पढ़ के जाओ, जो करना है करो, पर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ऐसी यूनिट है कि इनको छोड़ के जाना मत तुम। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 5 से 6 सवाल एक सिंगल चैप्टर देके जाएगा। और अगर कोई चैप्टर सिंगल चैप्टर है तो क्या इंपॉर्टेंट और क्या लेस इंपॉर्टेंट, मैं इसमें बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मेंडेलियन डिसऑर्डर से सवाल आएगा, है ना। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इन सब में से सवाल आएगा, मतलब कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है ना। फिर इसके भी खतरनाक माई बाप कौन है बच्चों, है ना। ब्लड ग्रुपिंग पे सवाल आ सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग मतलब ये वाले ब्लड, हीमोफीलिया वाले क्रॉस लगाने के लिए आ सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग तो उसमें आ गया, हीमोफीलिया वाले, है ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं तो इसमें बोलती ही नहीं हूं कि ये है, मैंने तो बोला ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स, इसके सिर्फ 2 चैप्टर आपको 10 से 12 सवाल देंगे, सोच लो तुम। अगर सिर्फ 2 चैप्टर में से 12 सवाल आने वाले हैं तो क्या नहीं इंपॉर्टेंट है इसका, सब इंपॉर्टेंट है भाई। ये तुम्हें लग रहा है इनको अच्छे से पढ़ लेना, पर तुम सब पढ़ लेना। लैक ओपेरॉन मत भूल जाना, जेनेटिक कोड मत भूल जाना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मत भूल जाना, टाइप्स ऑफ आरएनए मत भूल जाना। अब जब हम कोड लिखते हैं तो इसका उल्टा कोड क्या होगा, क्या है आपका कोडिंग स्टैंड, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से, है ना। इवोल्यूशन, ये यूनिट ही बाप यूनिट है यार। तुम ना ये यूनिट सबसे पहले पढ़ो यार, है ना। तुम ये यूनिट जो है बहुत खतरनाक यूनिट है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हेल्थ एंड डिजीज, 3 से 4 सवाल देगा, और यही यूनिट जो है ये मैं शुरू करने वाली हूँ ट्यूसडे को 2:30 बजे। और मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूँ कि जब तुम एक बार हेल्थ एंड डिजीज शिप्रा मैम से पढ़ लोगे, है ना, उनके दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना, तो मैं बता रही हूँ कि इसमें तो तुम्हें कोई, ये 4 सवाल तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
तो वो 4 घंटे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, 4 घंटे से ऊपर भी जा सकता है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? लिया मैंने, मुझे पढ़ाना है भाई, कभी तो पढ़ाना है ना, है ना। हम बाद में बड़े चैप्टर को उड़ा दे तो बेटर बड़े बड़े चैप्टर पहले पढ़ाएंगे हम, ठीक है, मतलब ये मेरा मानना है। ओके, एड्स, इम्यूनिटी, ड्रग्स, और ये जो कॉमन डिजीज है ना, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल, ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले पार्ट में ही आता है हेल्थ एंड डिजीज के, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये दो सवाल आने की संभावनाएं हैं। छोटा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है बेटा? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसिलस थ्रिंजेंसिस के बारे में पूछेगा, स्पोर छिड़कते हैं। अब बैसिलस थ्रिंजेंसिस की कहानी शुरू हो गई तो इसको मत भूल जाना। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, 2 प्यारे प्यारे से चैप्टर हैं बच्चों, कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो 2 से 3 सवाल इसमें से आएंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, एंड सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं जेनेटिक्स एंड बायोटेक, ये जो 2 यूनिट्स है ना, मैं इनकी, और सेल, मैं इन यूनिट्स को कभी भी किसी भी बच्चे को इंपॉर्टेंट बताती ही नहीं हूँ। सेल, बायोटेक और जेनेटिक्स पूरे सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब आते हैं लास्ट यूनिट, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। इससे 2 से 3 सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। और पॉपुलेशंस, ग्रोथ मॉडल पे क्वेश्चन आता है बच्चों, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, कर्व्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिरामिड्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, है ना। पिरामिड्स वो वाले, ग्रोथ मॉडल वाले पिरामिड, वो नहीं इन्वर्टेड एंड वो वाला पिरामिड, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। कंपटीशन का एग्जाम्पल बताओ भाई, कमेंसलिज्म का बताओ भाई, इमेंसलिज्म का बताओ भाई, म्यूचुअलिज्म का बताओ भाई, ठीक है ना। इकोसिस्टम में पिरामिड, ये है इकोलॉजिकल पिरामिड, किसका पिरामिड उल्टा, किसका पिरामिड सीधा, है ना, ये आता है क्वेश्चन। डीकॉम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब आते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्वेश्चन तो हमारे तो बताया नहीं, 2 से 3, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है बच्चों, और कैसे कंजर्व करें, ये 2 ही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होती है, कंजर्व कैसे होती है, तो 9 सवाल आएंगे, 7 से 8 मान लें हम लोग, 7 से 8 सवाल इस यूनिट में से आ सकते हैं। सो अब आप सोचिए ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट ही है ना। अब यहाँ पढ़े, क्या है रिसोर्स? ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी है मैम, तो सबकी जरूरत क्या है? एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को पढ़ो कैसे, उसके नोट्स कैसे बनाओगे, है ना। इसके लिए हम लोग हैं, इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब कब पढ़ाऊंगी ये भी देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है। तो कल है ट्यूसडे, 2:30 बजे जो है आपको शिप्रा मैम के लेक्चर में जुड़ना है। अब तुमको पता है अभी इतनी एनर्जी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पेट गड़बड़ है। अब ट्यूसडे को समय पेट गड़बड़ ना रहे, इसलिए एनर्जी कंजर्व कर रही हूं। प्यारे बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 4 घंटे जुड़े रहोगे, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूं, तुम ना ऐसे जाओगे, तुम आओगे ऐसे, भले तुम कैसे भी आओ, ऐसे वैसे कैसे, पर जाओगे ऐसे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो अगर तुम ऐसे जाना चाहते हो तो प्लीज लेक्चर में आना, और फिर उसके बाद जो है ना, हम लोग सैटरडे संडे आपको क्या करवाने वाले हैं बताओ? हम करवाएंगे क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चन। अब सैटरडे संडे तक मेरे कितने के चैप्टर हो जाएंगे? 2, तो 2 चैप्टर के भर भर के सवाल इसमें होंगे, बढ़िया लेवल के, ठीक है। और जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो हो जाएगा, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे आपको माइंड मैप मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको माइंड मैप मिल जाएगा, ठीक है। और आपके ये है क्विज, जो अड्डा के ऐप पे होंगे, तो मेक श्योर कि आप ना ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। पर याद रखना कि ये सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप एक ओथ फॉर्म भरेंगे, है ना, शपथ फॉर्म भरो, क्योंकि जब तक शपथ नहीं लोगे तब तक किसी चीज का कोई मतलब नहीं। आपके लिए टेलीग्राम में ग्रुप्स बने हैं, तो ओथ लीजिए, आप सब जगह से कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो ऐप पे चलने वाली हैं, ये आपको सिर्फ तब मिलेगी जब वो ओथ क्या है? ओथ एक शपथ है जो ये आपको बताती है कि भाई मैं डेडिकेटेड हूं। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि मैम हम इतने घंटे पेड की क्लासेस अटेंड करते हैं, तो क्या हम YouTube की भी क्लासेस करें? यस, करें। पेड में आपको पार्ट वाइज पढ़ाया गया है, यहाँ पर आपको एक बार में पढ़ाया जाएगा। और अब जब आप पेड का कंटेंट और यहाँ का कंटेंट मैच करेंगे ना, तो कंटेंट में कोई चेंज, मतलब कंटेंट तो वही रहता है, पर उसको तरीका देखना कैसे चेंज होएगा। मैं खुद का बता रही हूँ, तुम मेरे लेक्चर पहले के देखना और ट्यूसडे का देखना, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया है ना। और ये है, इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर है, आपको जिस टीचर से बात करनी है आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ओथ ले लीजिए, है ना, और इस बैच का हिस्सा बन जाइए। ओके बच्चों, सो हमेशा याद रखिए कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, है ना। तो तुम सोचो कि तुम, जब हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर लिखो, तो क्यों लिख रहे हैं? हमें मजा आ रहा है क्या? नहीं, हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि भाई
तुम सोचोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे, जो तो तुम सोचोगे नहीं बेटा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले सोचो कि मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, फील इट, देन यू विल डू इट। जब मैं बोलती हूँ ना हैशटैग बोजो आर्मी, बोजो आर्मी का मतलब समझते हो, बॉटनी जूलॉजी आर्मी। हम ये प्रण लेते हैं, हम ये ओथ लेते हैं कि इस साल हम 360 नंबर लाएंगे बायोलॉजी में, और हम दूसरी ओथ ये लेते हैं कि हम नीट में एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो पाएंगे और एक अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे, लोगों को बता देंगे कि हम कौन है। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।